अब तक सारा देश जान गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा, पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। दूसरा रास्ता था ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। अजय माकन जी ने जो अभी वो खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी गहरा विश्लेषण किया है और ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और उस पर अजय माकन जी जो खुद कंप्यूटर भाषा से वाकिफ हैं, मैंने आपको 4 दिन पहले पाइथन भाषा के बारे में कहा था। आज उन्होंने पाइथन के बाप, कंप्यूटर में पाइथन का बाप भी होता है, अजगर का बाप भी होता है, उस बाप का नाम है आर लैंग्वेज। इस आर कंप्यूटर भाषा को जो हम रिलीज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो बीजेपी की अकाउंट की जानकारी है, उसका विश्लेषण हमारे कोषाध्यक्ष जी ने किया है। मैं अभी अजय माकन जी से गुजारिश करूंगा कि विस्तार से आपको ये सनसनीखेज खुलासे के बारे में आपको पूरी जानकारी दें। अजय माकन जी, कैन आई जस्ट से इन इंग्लिश 1 minute? As most of you know, the electoral bond scam, through the electoral bond scam, the BJP collected over 8,200 crores as donation. There were different routes. There was a prepaid bribe route, there was a post-paid bribe route, there was a post-raid group, Chanda Dhanda, raid, paid, and there was a shell company route. Today, our treasurer Ajay Makan ji has analyzed the data that has available on the ECI website that has been filed by the BJP. He's used a high-level programming language called R, and he will now disclose some sensational details of the accounts of the BJP, which shows the complete hypocrisy of the BJP, which is engaged in tax terrorism. ये कर आतंकवाद है और कुछ नहीं है। और ये कर आतंकवाद का शब्द पहली बार बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया था। और ये कर आतंकवाद के हमले जो हो रहे हैं, जो टैक्स टेररिज्म अटैक हो रहा है कांग्रेस पार्टी पर, उसका जवाब बीजेपी की भाषा में ही आज हमारे कोषाध्यक्ष देंगे। अजय माकन जी। धन्यवाद जयराम जी। साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
आज की ये प्रेस वार्ता हम लोग मुख्यतः दो भागों में इसको बांटेंगे। सबसे पहले तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा की सरकार ने नहीं रहने दिया अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, और कैसे बीजेपी को फेवर किया जा रहा है और इनकम टैक्स की उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करके कांग्रेस को पिनलाइज किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ आंख बंद किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस बात को की जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा भाग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को तंग करके कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को एकदम से पंगु करा जा रहा है, अपंग किया जा रहा है आर्थिक तौर के ऊपर। ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा भाग होगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि where the treasurer of any political party or any other person authorized by the political party in this behalf fails to submit a report under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो कोई भी exemption लेने के लिए इस जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती है। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है, आप लोगों के फोन में अभी तक के आ गया होगा, उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं। तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य बहुत बेसिक चीजें मांगी गई हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए कि किससे उसको डोनेशन, नाम बताए कि किसने उसको डोनेशन दिया और उसका एड्रेस बताए कि किसने उसका डोनेशन दिया और अमाउंट बताए कितना डोनेशन दिया और ये बताए कि चेक में दिया, आरटीजीएस में दिया, और 20,000 से ऊपर जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसका इसमें जिक्र करना होता है। और जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो देती है इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डालती है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट में डाला और जो 2017-18 जिसके आधार पे हमारे 135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने
जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम, सब पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 1297, 1297, और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का, तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया, तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में, जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती है। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है, उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4,600 करोड़ रुपए, 4,600 करोड़ रुपीज पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड रेज अ डिमांड ऑफ 4,600 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज ऑफ दीज वायलेशंस। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको कांग्रेस की ये कमी नजर आती है, लेकिन ये 4,600 करोड़ की जो पेनल्टी बीजेपी से लेनी चाहिए, व्हाई इज इट नॉट लुकिंग एट दीज वायलेशंस डन बाय द बीजेपी, जो क्लियर कट वायलेशंस हैं। आप लोग भी जाकर के इसमें वेबसाइट पे ECI से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने जो अपने यहाँ पे निकाला है, जिस तरीके से आर लैंग्वेज का मैंने निकाला है, ये भी हम आपको देंगे। आप लोग खुद भी इसमें से देख सकते हैं, अपने ऑफिस में किसी को दिखवा सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से। और जो मैंने टोटल फिगर्स बताए हैं कि इतने नाम मिसिंग है, इतने एड्रेसेस मिसिंग है, इतना टोटल अमाउंट है, ये सब कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज AI और R लैंग्वेज को यूज करके हम लोगों ने निकाला है। तो इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई गलती। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ बीजेपी की जो वायलेशंस हैं उसको आंख बंद कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से वो अगर वायलेशंस वही बात बीजेपी पे लगाया जाए तो 4,600 करोड़ का बनता है। और कांग्रेस को गलत तरीके से फंसा करके, कांग्रेस को गलत तरीके से सीताराम केसरी जी के जमाने के एक चीज टाइम बार होती है, और ये 1993-94 की डिमांड 53.9 करोड़ मिलाकर के 1823 करोड़ का इन्होंने जो लगाया है, ये कहां की लेवल प्लेइंग फील्ड है और कहां का ये डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर हमारे बच गई। हमारे यहां पर जो डिमांड रेज करी गई है वो इस बेसिस पे करी गई है कि 5 साल पहले कुछ डायरीज जो हैं चलानी डायरीज के नाम से रिकवर हुई थी। उन डायरीज के अंदर कुछ एंट्रीज हैं जिसके बेसिस के ऊपर
कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये सारी डिमांड रेज करी गई। अब हम सिंपली ये पूछना चाहते हैं, एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछना चाहते हैं कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में जिसमें अडवाणी जी, और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स? येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिव कुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन येडुरप्पा डायरी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर्स को जो पैसे दिए गए हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स आंख बंद कर लेता है। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड हुए, पैसे लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष देखे गए, उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जागती है। जब वो पीछे के केसेस खोल रही हैं तो बंगारू लक्ष्मण के टाइम के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? येडुरप्पा डायरीज के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? क्यों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के समय के ऊपर उनको ये डायरीज ध्यान में आ रही है? सहारा बिरला डायरी उनको ध्यान नहीं आ रही, जिसमें मोदी जी के खुद का नाम है। तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों यह किया जा रहा है? तीसरा जो सबसे मुख्य प्रश्न इस बात पे हम लोग उठाना चाहते हैं, टाइमिंग पे। ये 2019 के अंदर ये डायरी निकली, आज जाकर के इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन नोटिफाई हो गया, आज जाकर के इन लोगों को डिमांड रेज करना याद आ रहा है। पहली बार अब जाकर के कल शाम को इन्होंने डिमांड रेज किया जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया है। क्यों? क्या इससे पहले 5 साल कभी भी ये लोग डिमांड रेज नहीं कर सकते थे? अब क्यों डिमांड रेज कर रहे हैं? तो ये सारी की सारी बातें बड़ी स्पष्ट ये बताती हैं कि कैसे इनकम टैक्स आंख बंद करके एक तरफा बीजेपी की कमियां उनको नजर नहीं आ रही, उनके 4600 की पेनल्टी उनकी नजर नहीं आ रही जो एकदम साफ स्पष्ट नजर आता है, उनके 42 करोड़ की वायलेशन नजर नहीं आ रही, हमारी 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपया हमारे से ले लिया, हमारे 23 लोगों ने, हमारे जो है एमपीज और एमएलएज ने जमा कराए, कैश जमा कराए, उसके ऊपर हमारे 135 करोड़ रुपए लगा दिए, उनके 1290 से भी ज्यादा लोगों ने, उनके पता नहीं, उनका नाम नहीं, उसके ऊपर उनको कोई कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो इसलिए हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं, आज ये समय आ गया है, अगर आप लोग इसको जनता को सही तरीके से नहीं दिखाएंगे और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को पुराने केसेस, सीताराम केसरी जी के जमाने के केसेस निकाल करके तंग किया जाएगा, ताकि हमारे बैंक अकाउंट्स हमारे दोबारा से फ्रीज करे जा सके, ताकि फिर से हम सब लोगों को तंग करा जा सके, तो कैसे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? ये आप लोगों के सामने की बात है। हम मांग करते हैं इनकम टैक्स से कि 4600 करोड़ रुपए बीजेपी से इसी वक्त उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। मैंने आपको पूरे फैक्ट्स, फिगर्स और पूरे उसकी लोकेशंस कहां पे हैं उसकी मैंने जानकारी आप लोगों को दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी तेजी से कार्रवाई करेगा जैसे तेजी से कार्रवाई उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ करी। Friends, primarily we are taking up two important issues today. The first one being the income tax department being soft towards the BJP. BJP has violated the Income Tax and Representation of People's Act, but still the Income Tax Department is penalizing the Congress party. I have with me Representation of People's Act, in which section 29C clearly mandates the treasurer of any national recognized political party to submit to the Election Commission in a performa, in a proper format, the details of donations received in the last financial year. And in such format, the two most important and basic things which any political party has to make it open is the name of the donor and the address of the donor. And we have analyzed last 7 years of accounts submitted by the BJP, particularly 2017-18 and last 2 years,
about which we are going to tell you about which today. In 2017-18, total donations without any address was 42 crores for the BJP. And for the same year, 2017-18, Congress was penalized just for 14 lakh rupees, which 23 of our leaders, they had given in cash, donated to the Congress party in cash. And Congress party was penalized to the tune of 135 crore rupees. Our accounts worth 210 crores were marked as lien just because of this 14 lakh rupees. Whereas Income Tax Department didn't do anything for 42 crores of donation taken without any addresses, without any names. 4.5 lakh rupees was taken by 92 people in 2017-18. So now what we are saying is that there should be a level playing field. We are asking the Income Tax Department, we have calculated 4,600 crore rupees should be taken from the BJP because of these violations. 4,600 crore rupees we have calculated on the same basis as the Income Tax Department has calculated for the Congress party. So for the Congress parties, they are asking 1,823 crores. The BJP should also pay 4,600 crore rupees because their violations are much bigger and their violations are clearly seen on the internet, and you can also yourself go and see that such violations. Thank you. Thank you. हाँ जी, कुछ सवाल? हाँ जी, माइक दे दो ना। ये तो सर आपने जो आज खुलासा किया है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन कल जो कोर्ट में हुआ है, हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली है, वो क्या पहलू रहे? कांग्रेस उस पर क्या कहेगी? देखिए, ये टेक्निकल इनकम टैक्स से संबंधित हमारे जो इनकम टैक्स को जो कोर्ट के अंदर जो बेंच देखता है, हम लोग उसके पास में गए और उसने हमारे को वापस एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाने के लिए भेजा है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हमें रिलीफ कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा, रोक नहीं सकते हैं, और हम इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कानून हमारे साथ है, हमें हर हालत में रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब हमारे को रिलीफ मिलेगा, जब तक के इलेक्शंस खत्म हो गए होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब आप टाइमिंग देखिए, ऐसे टाइम के ऊपर हर चीज का प्रोसेस होता है। इनकम टैक्स के अंदर भी हमारे को सबसे पहले नोटिस असेसिंग ऑफिसर देगा, उसको चैलेंज उसके नेक्स्ट लेवल पे डिपार्टमेंट में ही करेंगे हम, उसके बाद में हम उसको चैलेंज फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे, जब जाकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे, और जब हाई कोर्ट के बाद में फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये पूरा हमारा एक लीगल एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते। हम सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपने असेसिंग ऑफिसर को, प्रिंसिपल आईटी को आपने क्या चैलेंज किया, आपने प्रिंसिपल आईटी को क्या सीआईटी के आपने चैलेंज किया, फिर आईटीएटी चैलेंज किया। तो ये सारी प्रोसेस सबको मालूम है कि अल्टीमेटली हमें रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक के चुनाव निकल जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, उस टाइम के ऊपर कौन इन सब चीजों को देखेगा? ये हमारा कहना है। माकन साहब, आप लोगों ने चुनाव आयोग से कंप्लेन किया था इस इशू को भी लेकर के कि आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, चुनाव आयोग का रिस्पांस क्या है इस पर? अभी हम वेट कर रहे हैं चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव आयोग का भी ये दायित्व बन जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का भी दायित्व है। तो चुनाव आयोग के पास में भी उनका भी दरवाजा हमने खटखटाया है, और ये इससे बड़ा स्पष्ट, हमने आपको बड़ा स्पष्ट दो चीजें बताई कि हमसे अननेसेसरी डिमांड हमारे से रेस किया जा रहा है, और दूसरा हमने कहा है कि बीजेपी खुद एट डिफॉल्ट है और उसको एकदम से साफ छोड़ा जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसी चुनी जा रही है जिसको पिनलाइज किया जा रहा है? और मैं आपको और एक बताना चाहूंगा, 1993-94 का आप लोग पता कराएं, कुछ और ऑपोजिशन पार्टी को भी नोटिसेज आए। 93-94 के कुछ और ऑपोजिशन पार्टीज को भी नोटिसेज आने शुरू हो गए हैं, जो कि बीजेपी के ऑपोजिशन पार्टीज। माकन साहब, हेलो माकन साहब, इधर माकन साहब, इधर माकन साहब, you are saying that you are following the due legal process, but there is no time. So it's an unprecedented situation where you're not getting relief from the income tax department.
and on the other hand you saying, you know, since there is no time, so are you not moving the Supreme Court immediately in such unprecedented circumstances? We are moving to the Supreme Court. It's just because there was long weekend and holidays, we didn't do it. But the first thing early next week is we are approaching the Supreme Court. सर इधर भी माकन साहब, जिस तरह से आप लोगों ने अपने लेवल प्लेइंग फील्ड के लोग आरोप लगा, उस पर जो है अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो शिकायतें हैं उस पर जांच होनी चाहिए और कांग्रेस को भी चुनाव कैंपेन के पैसा मिलना चाहिए। इस पर जो है भारतीय विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की थी, आपत्ति दी। उसके बाद भी मैथ्यू मिलर का बयान आया कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, कांग्रेस की बातें सुनी जानी चाहिए। देखिए, हमें भारत के लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है, हमें भारत के न्याय पद्धति पे, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। हमें किसी भी बाहर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस, हमारे संविधान, हमारे न्यायपालिका, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। हमें बाहर की किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। माकन साहब, जो डिमांड इसमें रेज किया गया है 93-94 का, तब भी आपकी सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें भी आप लोगों ने उसको क्लियर क्यों नहीं किया इसको? और 10 साल 2004 से 2014 तक भी आपकी सरकार रही, उसमें आपने इसको क्लियर नहीं क्यों नहीं किया? क्योंकि आज ये जो नौबत आई है इसको पहले भी क्लियर कर सकते थे आप। आपका क्या मतलब क्लियर करने का? नहीं, क्लियर करने का क्या मतलब है, मेरे को समझ में नहीं आया। जो डिमांड रेज किया गया आपके टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या लगता है कि हम लोग क्लियर नहीं करते? हम अपने इनकम टैक्स का, हम अपनी असेसमेंट हम लोग देते हैं तो क्लियर होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप हमसे पूछ रहे हो कि क्लियर क्यों नहीं कर रहे, हम लोगों ने क्लियर किया जब तो अभी तक कोई डिमांड नहीं हुई। उसके बीच में 98 के आसपास में वाजपेयी जी की भी तो 5 साल की सरकार रही, उन्होंने तो हमसे नहीं रेज किया, इसका मतलब क्लियर था। अब एकदम से जो है ये 93-94 का अब जाकर के 30 साल बाद में अब कहां से आ गया? हमने तो हमेशा क्लियर, हमने तो पहले दिन से क्लियर किया हुआ था। जो आपने नोट सर्कुलेट हुआ है, there's a note that has been circulated. Could you explain the note, because there are several entries that are missing as far as the name is. Only one note has been circulated, 22-23 contribution in excess of 20,000, and there are entries missing in 5 lakh, 2 lakh, 8 lakh rupees for the BJP. So could you explain why this particular note has been circulated? Why this note is circulated? You've asked a good question, because this is just one page out of 400, more than 400 pages note. This is, I have sent you a prototype of what is submitted to the Election Commission. And this is the first page of 2022-23. And in the first page you can see this note I have circulated, because the first page itself clearly indicates how big this anomaly is. Because at many places you won't find the name and the address itself. So imagine on one page, the first page, if you can see such discrepancies, what would be the fate in rest of the pages? It is a 400-page document, out of which this is just 1 year. So we have analyzed 3 years, the details of which I have given, I have compiled and given. This is one page which I have circulated. That is in all three in total would be around 9. But for all 8 years, it would not be less than 2,500 pages. सर, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, हाई कोर्ट से अब तक आपको राहत नहीं मिली है, तो कितने आश्वस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत मिल पाएगी? और दूसरी बात, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि और भी विपक्षी दलों को इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उन सभी विपक्षी दलों से रीच आउट करके एक कॉमन मोर्चा बनाकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी, और क्या ऑप्शन आप लोगों के पास बचता है? देखिए, इसमें हम लोग जो हैं, इसको ये लोकतंत्र पे हमला है। सबसे बड़ी बात तो हमको ये समझना चाहिए, हमारे फाइनेंसेस इस तरीके से, अगर अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा अकाउंट फ्रीज करना है, तो जैसे हमारा 1 महीने पूरा इन्होंने 280 करोड़ के करीब हमारे अकाउंट को फ्रीज रखा, जिसमें से 135 करोड़ रुपए निकाल करके ले गए। ये तब की बात है जबकि 135 करोड़ की डिमांड थी।
अब 1823 करोड़ की डिमांड है, तो आप सोचिए कि ये कहां तक, किस एक्सटेंट तक के जा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र पे हमला है। तो इसको हम लोग चाहे सड़क के ऊपर उतर करके लड़ने के लिए लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में, इससे बड़ा हमला लोकतंत्र पे मैं नहीं समझता कि आज तक के कभी भी हुआ होगा। और इसलिए हम लोग इसको सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए कि इलेक्शंस के दौरान में हम लोग अगर अपनी पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर पैसे हम नहीं खर्च कर सकते, कैंडिडेट्स को हम अपने आरटीजीएस नहीं हम भेज नहीं सकते, हम लोग एडवर्टीजमेंट्स हम लोग आप लोगों को नहीं कर सकते, तो हम लोग किस तरीके से, कोई उधार पे तो हम लोगों को पैसे देगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों पे हमला है। हम लोग लाइक माइंडेड पार्टीज के ऊपर से भी हम लोग बात करेंगे, बाकियों को जिनको नोटिसेस कईयों को आया है, जो हमें पता चला है, ये एकदम रिसेंट डेवलपमेंट है। कल ही कि हम लोगों को भी कल ही ये सारे नोटिसेस आए हैं और ऑपोजिशन पार्टीज को भी नोटिसेस आ रहे हैं। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को किस तरीके से बचाया जा सके, उस चीज को ध्यान में रख करके इस बात को देखेगा। ये सिर्फ टैक्सेशन मैटर की तरह नहीं इसको लिया जाना चाहिए। माकन जी एक सवाल मेरे पास। एक मिनट, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। अभी जो माकन जी ने कहा है, ऐसे नोटिसों से हमें हमारे मनोबल पर कोई असर नहीं होगा। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा। कुछ 2 दिन पहले हमने एक अभियान, मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान की शुरुआत की। 3 तारीख को घर घर गारंटी कार्यक्रम शुरू होगा। तो इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसे नोटिसों से जो अभी हम गुजर रहे हैं, जो नोटिस आफ्टर नोटिस आ रहा है, सीताराम केसरी जी के ज़माने के नोटिस आए हैं, उसके पहले उमाशंकर दीक्षित के ज़माने के नोटिस आएंगे, और हम इंतज़ार कर रहे हैं जमनालाल बजाज जो कोषाध्यक्ष जी थे जब महात्मा गांधी नेतृत्व करते थे, जमनालाल बजाज के समय के भी नोटिस हमें आएंगे। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पर हमारे मनोबल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा। हम और आक्रामक होंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं। हाँ जी, आपका। माकन जी इधर मेरे इनको मैं थैंक यू जयराम जी। मैं संदीप हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक मेन एलिगेशन इज टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो विल यू अप्रोच और राइट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट व्हाई नॉट यू आर लुकिंग टू बीजेपी? एंड सेकेंड इज, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है कि 1800 करोड़ रुपया दे सकते हैं। आपको मालूम है 1800 कितना होता है? 1800 रुपया नहीं है, 1800 करोड़ है। 1800 रुपया नहीं है, ये 1800 करोड़ है। आपको मालूम है 1800 करोड़ कितना होता है? हमारे पूरे इलेक्शंस का, पिछले बार का 2019 का पूरे इलेक्शंस का हमारा 800 करोड़ का खर्चा था, पूरे इलेक्शंस का। तो 1800 करोड़ उतना होता है। जयराम सर, ऐसा है, जो पहला क्वेश्चन आपका था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम लोग लिखेंगे। हम लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि लीगली कैसे हम इसको टेकअप कर सकते हैं। सब चीज़ें हम लोग क्योंकि ये एकदम से कल हुआ है और हमने उनके जितने भी पुराने खाते हैं सब असेस किया है, तो हम बीजेपी वालों को इतने हल्के में छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं एक करेक्शन करूं, जो अभी अजय माकन जी ने कहा है, ये आरोप नहीं है। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, एलिगेशन। ये एलिगेशन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो जानकारी खुद पार्टियां देती हैं, उस पर हमने एआई का इस्तेमाल करके, आजकल हर बच्चा हमारे देश में आई और एआई की बात करते हैं, तो हम भी कुछ एआई जानते हैं, और उसी एआई के सहारे हमने जो जानकारी बीजेपी पार्टी ने वेबसाइट पर है उसका विश्लेषण करके इन्होंने ये तथ्य आपके सामने रखा है। तो इसको एलिगेशन मत कहिए। ये 4620 4620 राइट, 4600 करोड़ रुपया जो वायलेशन है, ये एलिगेशन नहीं है, ये एआई के द्वारा जनरेट किया गया है। मगन जी, सवाल ये है कि इलेक्शन अपने शबाब पर है, आप लोगों के पास, कांग्रेस खाते के पास पैसा नहीं और बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं।
इलेक्शन आम लोगों की भाषा में किस तरह से प्रभावित हो रहा है आप लोग का चुनाव प्रचार, किस तरह से डे टू डे जो एक्सपेंसेज हैं वो कांग्रेस नहीं कर पा रही, लोगों तक ये बात कैसे पहुंच रही है? देखिए, ये तो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और बीजेपी की क्या मंशा है, ताकि आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा जा रहा है। अभी इसको इससे भी जोड़ करके देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड्स का पैसा उनके पास है, हजारों करोड़। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से जमा कराया है पैसा, उसमें नाम नहीं दिए डोनर्स के, उनके एड्रेसेस नहीं दिए डोनर्स के, वो एक वायलेशन अलग से, वो भी इलीगल है। एक तरफ तो इलीगल पैसे के ऊपर पैसे को देख करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंख बंद कर रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो क्राउड फंडिंग से हमारे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो हमारे यूथ कांग्रेस ने मेंबरशिप ड्राइव से पैसा इकट्ठा किया, जो एनएसवाई ने जो जेब खर्ची जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पैसे हैं, उनके ऊपर डाका डाल रहे हैं। 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी ले गया है, जो कि हमारे इलेक्शन में खर्च हो सकता था। तो अगर आप पिछले बार के अगर इलेक्शन में एक्सपेंसेस से कंपेयर करें तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है 20% के करीब तो इलेक्शन कमीशन हमारे बैंक अकाउंट से उठा करके ले गया, जो हमारा पिछली बार इलेक्शन में खर्च हुआ था। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से है? ये डेमोक्रेसी में अगर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी पे ऐसा हमला होगा तो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और अगर फिर ये ऐसी पार्टीज को वापस मौका देंगे तो ये अगली बार तक के तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। सर, पहले फेज के चुनाव का नामांकन खत्म हो चुका है, कोषाध्यक्ष आप कांग्रेस पार्टी के हैं, और क्योंकि चुनाव लड़ना है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी? कैसे आप रिसोर्सेज जनरेट करेंगे ताकि इलेक्शन लड़ सके? देखिए, हम लोगों के पास में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब हम लोगों के तैयार है। आज हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग जो हैं हर तरीके की प्रेशर के लिए, उसको झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए आक्रामक तरीके से हम लोग तैयार हैं। हमारे पास में हर तरीके की इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए प्लान्स हमारे पास इन प्लेस हैं, और हम लोग उसको समय आने के ऊपर उसका उपयोग करेंगे। Hi, this is Sameer. I'm from New York Times newspaper. You are clearly at the disadvantage in terms of resources and other things. What does it say about the prospects of the free and fair election in this country? Because when you have like large opposition parties having not those kinds of resources to fight that kind of thing. Thanks. Under these circumstances, we are trying to give our best performance, but the question which you asked was about free and fair elections. So already you can see that it won't be a free and fair elections, because the most important thing is the resources. If we are not allowed to utilize our own resources, 135 crores from own bank account was stolen by the BJP ruling party, which is around 20% of what we spent last time. How can it be a free and fair election? And we are facing another onslaught on our accounts, because now 1823 crore rupees of demand notice has come to us. It means that they are going to do the same thing which they did last time with just 135 crore of demand notice. So this in no way seems to be a free and fair election. The democracy is under attack, and this they are doing to the principal opposition party, the Congress party, and other parties also. While I was coming, I got information that at least 2 other opposition parties also have got similar notices for the year 1993-94. So imagine these tax notices from 1993-94 are being sent to ensure that the political parties are unable to spend their entire amount of money which they have collected from their own resources. माकन जी, कल प्रधानमंत्री ने कहा, ट्विटर पे कहा कि भाई कांग्रेस बाज नहीं आ रही है और दबाव डाल रही है। मतलब 70 साल से आप सत्ता में थे और अब 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, सिर्फ 3 राज्यों में आपकी सरकार है, फिर भी आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सनसनीखेज खुलासे पर है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका जवाब कल ही हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और मैंने दे दिया है। ये आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पे खतरा है और ये इनकम टैक्स से टेक्निकलिटीज का मामला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको इनकम टैक्स से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में
हमारे देश के सबसे अच्छे लीगल ब्रेन्स की हम मदद ले रहे हैं और हम इसको कानूनन हम लोग इसको टैकल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट में हमें कहना होगा, जो बात आपने कही है वो भी कहेंगे और जो जिस तरीके से हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, वो भी बात हम कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कहेंगे इसकी स्ट्रैटेजी आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना ठीक नहीं, लेकिन आपकी बात भी वाजिब है। एक तो सवाल यूट्यूबर से लेकर सर, माकन जी 135 करोड़ रुपए का लियन और 1800 करोड़ रुपए का डिमांड नोट, इन दोनों पैसे को हटा के कांग्रेस के पास कितना पैसा बचेगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? आपको लगता है कि इसके बाद में भी कुछ बच जाएगा? Mr. Makan and also to Jairam, we've been reporting this story of tax notices for the past 1 month. But as just following up on Sanjay ji's question, why haven't you gone to the Supreme Court? One, you haven't done any political action of taking to the streets, taking out protests. There's not enough pressure on the government. If you feel that this is a deliberate act to deny you a level playing field, then there's no adequate response to that action. First of all, I don't agree on both these counts. We went to the Supreme Court 3 times. So we have gone to the Supreme Court 3 times on these matters, and on 1st April we are going again. We went for an early hearing also to the Supreme Court, but Supreme Court said since we'll be hearing you out on 1st April, there is no need for early hearing. So on 1st April, there is already it is listed there. We went to the Supreme Court for an early hearing also, but Supreme Court said that no need for an early hearing. So it is not that we are not going to the Supreme Court. We have gone to the Supreme Court 3 times, and on 1st April we expect Supreme Court to give us some relief. And second is on hitting on the street. We've had demonstrations across the country in all all state headquarters on this issue. We've had demonstrations twice, and from next week onward we are going to scale it up. And you may recollect that Sonia ji herself, along with Kharge ji and Rahul Gandhi ji, came here to address this issue. Give me a single example when Sonia ji, Rahul ji and Kharge ji, all 3 of them together, Jairam ji, myself, the entire KC Venugopal, all of us, we took up this issue. So be it in the court, be it in the public, or also on the street, we are very serious, and whatever best we can do, we are doing. It's a threefold question. The IT one question. When the ITAT had actually heard this matter, it had noted that the 20% demand that the IT department had made, you'd not paid that, and the IT proceedings that had started, recovery proceedings, were from 2021. Then why was this 20% not paid? And even at the High Court, when it was hearing this particular matter, Justice Yashwant Verma had a clear question to ask, that was the Congress party, sleeping till 2021? Yeah. Very good question. I think this should be answered. When IT department was asking 20% at that time, 20% of 135 crores meant 27 crores. And we didn't have that much of money at that time. And once you give 20%, it is very difficult to take it back. This is the first. So when in this case, in this way, now they have raised a demand of 1823 crores. So should we be paying them 400 crore rupees? To the income tax department? Should we be paying? Do we have this much of money? And this is when they had asked us to pay 20%, that was the time when we were facing state elections. We didn't have money. So this money we had collected all through last year to fight the parliament elections. And they took away all the money and they are asking for more money. So if suppose 20%, using this 20% logic, if we pay now, we may be required to pay 400 crore rupees. So should the opposition party first pay 20% bribe to Narendra Modi's government and then contest the elections? Is this a level playing field? And 20% for just 27 crores for just 14 lakh rupees violation.
Whereas for 42 crores of violation, not even a single penny is being charged from the BJP. One of the reasons why, to add to what Mr. Makan has just said, that 20% is an admission that there is something that we have done wrong. When fundamentally we are arguing that the order itself is flawed and it is biased and it's politically motivated, to cough up 20%, you know, this is like chanda do, dhanda lo. This is what the BJP did on electoral bonds. It took the money and then gave the contract. You can't do that on income tax assessments. And secondly, there is no guarantee that if our appeal is upheld, that 20 crores is in fact going to come back. So it's easy to say that this 20 crores should have been paid, but the political economy of the 20% is that this income tax order was fundamentally rooted in a desire to cripple the Congress party financially and to make the 2024 election unfree and unfair. That is the strategy of the BJP. Yeah. Sir, how many accounts do you have? How many are frozen currently and how many are not frozen? And how much money did you raise from your crowdfunding exercise? In total in Delhi, we have in our 4 banks around 11 accounts. And when I say 11 accounts, I'm talking about NSUI and Youth Congress. And this is, I'm talking only about Delhi for the Indian National Congress. They had first marked lien in all our 11 accounts to the limit of 135 crores in some banks and to the limit of 75 crores in some banks. They did this on 13th February. And unfortunately for us, in none of these bank accounts, in any of these bank accounts, we had more than 135 crores or 75 crores. So in all these 11 accounts, effectively, 280 crores got stuck because there was no way to reconcile amongst the banks, and there was no way that we could have taken out money and put it in one bank because the entire money was marked as lien. So we were unable to utilize full these 280 crores. So you imagine, at the eve of elections, from 13th of February, for 5 weeks continuously, we were unable to utilize our 280 crore rupees. This was the first thing. Then the income tax department took away 135 crore rupees from these, out of these 280 crores. And it was day before yesterday evening that we were able to take out our entire amount of money and pay as advances for our election campaign. Just day before yesterday. And perhaps our last week's press conference played an important role, because after that only the government, perhaps, or the bank or the income tax department allowed us, because we were not allowed at that time. Whereas the news was being planted by the CBDT, by the income tax department, that no account is freeze. Right from day one, they were saying no account is freeze. Technically, they may say no account is freeze, but just tell me, when they have marked lien of 135 crores in a bank where we have 90 crore rupees, in another bank where we have 40 crore rupees, in another bank where we have 30 crore rupees. So effectively 90 plus 40 plus 30, the entire amount is locked, freeze. So when we were unable to utilize our 280 crore rupees, the entire amount was frozen. The entire amount was marked as lien, out of which they forcibly took away 135 crores from us, even when the case was going on in the High Court. So this is the high-handedness of the government, which you all should understand. Any more YouTubers? Crowdfunding, our crowdfunding, we, in just 1.5–2 months, we were able to collect 25 crore rupees. And it was around 50 lakh rupees a day at an average we used to get. But as soon as the message went that our accounts are frozen, we also didn't encourage people to give money because accounts was frozen. We never knew how much from this amount the government will, the income tax department will take it back. But 25 crores was what we were able to, and it is the highest in recent past any political party has been able to collect through crowdfunding. Okay, one more YouTuber. Mr. Makan, when the Delhi High Court rejected your plea
It also noted that the tax department appears to have collected substantial and concrete evidence warranting further scrutiny and examination. In background to this, given this statement because High Court has the same bench has rejected 3 times our appeal. So which one are you talking about? This is the 28th March. Okay. Judicial system or take a judicial course for the course. This is just which came yesterday, and there are many legal matters pertaining to this, and we are going to Supreme Court. We are filing SLP in the Supreme Court against this decision of the High Court. So this is what is under preparation, and this is what we are taking to the Supreme Court. Acha, I had kept it for another press conference, but Jairam ji wants me to announce that I am filing a PIL to take 4,600 crore rupees from the BJP on the basis of what we have got now, what I have just told. So we are approaching court, and as a PIL, we are going to approach courts. We'll see which court, which level. We'll see which court. We'll see which court, which level to approach. माकन जी सवाल इधर से. Let us see. We'll discuss. माकन जी, Congress party, we are thinking to file. We are thinking to file a PIL. अब पूछ लो. He is not just a treasurer. During the COVID pandemic, he is one person I know who spent his time very productively. He's become one of India's leading computer programmers. He can program in Python, he's program in R. He can get a job in any top software export company. So when he has applied R language to the ECI data, I think these are nothing to be sneezed at. He's more than a treasurer. One thing I would like to clarify. Jairam ji does not mean that I am quitting politics. माकन सर. हाँ. देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि बीजेपी के अकाउंट्स में जो कमियां हैं, जिसको इनकम टैक्स ने नज़रअंदाज किया है, जैसे मैंने बताया कि हर साल जो उन्होंने अकाउंट सबमिट किया है, उसमें हजारों लोगों के एड्रेसेस और नाम तक नहीं डाले हुए हैं, और करोड़ों रुपए उनके नाम के डोनेशंस वसूल करे हुए हैं. अगर यही हिसाब लगाया जाए, वायलेशंस इनकम टैक्स के लगाया जाए, तो 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी को इनकम टैक्स को देना पड़ सकता है पिछले 7 सालों का ही केवल. तो इसको लेकर के हम लोग सोच रहे हैं कि हम PIL डालेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, और कौन डालेगा, किस कोर्ट में डालेंगे, इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम PIL लेकर के हम इसको जाएंगे, और बीजेपी के से 4,600 करोड़ रुपए की डिमांड करी जानी चाहिए, ये हम मांग करेंगे. माकन साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, देश से बाहर भी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने का मुद्दा उठाया जा रहा है. UN में ये मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इसको लेकर कंसर्न जताया गया. आपको लगता है कि देश की छवि भी इससे खराब हो रही है? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये हमारा आंतरिक मामला है और हमारा संविधान सक्षम है. मैंने पहले भी बोला, हमारा संविधान सक्षम है, हम लोग सक्षम हैं कि अपने आंतरिक मामले को हम खुद ही सुलटाएं. हमारी न्यायपालिका मजबूत है और हमें उस पर पूरा भरोसा है. तो हमें किसी भी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, किसी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है. हम सक्षम हैं और हम इस मसले को हम खुद उठाएंगे, और बाहर की किसी की भी हमारे को मदद की जरूरत नहीं है. शुक्रिया. लास्ट क्वेश्चन. Hi, thank you so much. Two things, sir. Firstly, the 31st March India Alliance protest. A, do you have permission from the Delhi police to protest on Ramlila Maidan? And two, for an international audience that likes to see a big picture, because that's what I represent,
Can you tell us the importance of that protest on the 31st? A, permission from Delhi police, and B, the importance. Permission part I will say, and the other things Jairam ji can say. Permission, yesterday evening I was told that the police has permitted. Yesterday evening I was told that we've got permission. The Joint Commissioner has informed that we've got permission. This is what was told to me yesterday. Rest of the things I think Jairam ji can explain. No, this will be the second major India Group rally over the last 10 days. As you know, we had at the culmination of the Bharat Jodo Nyaya Yatra on the 17th of March in Shivaji Park in Mumbai, we had a very major India Group rally in which leaders of all the members of the India Group participated. And it's expected that the 31st rally in Ramlila grounds would be a similar such occasion. Well, the main objective is to highlight the threats to democracy by the actions of the BJP, the determined actions of the Prime Minister, who ensure that we are one nation, no election, that this is going to be an unfree election, unfair election. The Election Commission did not even meet the India Group on the issue of 100% VVPATs. Now they've unleashed tax terrorism. This is nothing but tax terrorism against the Congress and a few other opposition parties, reopening tax records going back 34 years, 32 years, making completely unjustified and unreasonable demands while allowing the BJP to go scot-free by the same yardstick. And then, of course, indulging in this horrendous scam which has been declared unconstitutional by the Supreme Court, the electoral bonds. So this is a political rally, and it's meant to demonstrate solidarity against the authoritarian regime of Mr. Modi, who is hell-bent on decimating all opposition parties. It will not be proper for me to divulge, but I'm saying when I'm saying that two opposition parties, and they are part of India Alliance. They are part of the India Group. They are part of the India Group. Thank you. Manjari. इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है और इसे लेकर 31 तारीख की रैली कर रहे हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो है इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी से जोड़कर उसको मुद्दा बना रही है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या उस कॉज को सपोर्ट कर रही है या उस बैनर के साथ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भी लोकतंत्र की हत्या जो इस पूरे रैली की थीम है उसको मानती है, और उसमें सभी बातों को रखा जाएगा। जिस तरीके से हर ऑपोजिशन पार्टी पीड़ित है इस वक्त, सभी बातों को रखा जाएगा, ऐसा हमारे को उम्मीद है और ऐसा ही होगा।